गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे नंबर हासिल कीजिए। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 6 की, जिसका नाम है 3 वर्ग 3 ऑर्डर्स। और ये पश्चिमी जो प्रदेश हैं, पश्चिमी जो देश रहे हैं, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, इनका इतिहास से संबंधित है और 11वीं से लेकर 16वीं सदी के बारे में हम इस अध्याय में बातचीत कर रहे हैं। यदि आपने चौथा अध्याय जो है या चौथा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उस वीडियो से ही संबंधित मैं कुछ 8 जो हर एक स्थान आपसे पूछने वाला हूं। देखता हूं कितने ध्यान से आपने उसको सुना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला रिक्त स्थान ये रहा। यदि कोई कृषक दास अपने सामंत की नजरों से डैश वर्ष तथा डैश दिन तक छिपे रहने में सफल हो जाता तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था, गुलाम से स्वतंत्र हो जाता था। कितने वर्ष? बिल्कुल सही कहा, 1 वर्ष और 1 दिन। क्लियर है, हो गया। 366 दिन टोटल बन जाते हैं। दूसरा ये रहा, एक विशाल दीवार के अतिरिक्त नगर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर एक विशाल डैश बनाई जाती थी। विशाल दीवार तो बनाई जाती थी 11वीं शताब्दी में नगरों की सुरक्षा के लिए, चोर डकैतों से बचने के लिए, आक्रमणकारियों से बचने के लिए, लेकिन साथ साथ क्या बनाया जाता था? दीवार के चारों तरफ एक गहरी खाई भी बनाई जाती थी। तो यहाँ विशाल खाई, क्लियर है, जिसे पानी से भरा जाता था। तीसरा ये रहा, प्रत्येक शिल्प अथवा उद्योग ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपनी अपनी डैश संगठित कर ली थी। क्या? श्रेणियां संगठित कर दी थी, जिसका कार्य होता था उत्तम क्वालिटी की चीज़ जो है बनाना, ये, और हितों को जो है वो प्राथमिकता देना, जो व्यापारी वर्ग है उसके हितों की रक्षा करना। चौथा ये रहा, 12वीं शताब्दी में विशाल चर्चों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जिन्हें डैश कहा जाता था। कौन से वो चर्च से तो बड़े भव्य बनते, बहुत सुंदर होते थे? बिल्कुल ठीक कहा, कैथेड्रल। पांचों ये रहा, और कैथेड्रल की खिड़कियों के शीशों पर किसके जीवन से संबंधित चित्र जो बनाए जाते थे? तो ईसाई धर्म किससे संबंधित है? ईसा मसीह है, तो ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, जो खूबसूरत लगते थे रात के समय में अंदर जब रोशनी होती थी। छठा ये रहा, 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में डैश राज्यों का गठन किया। सोचिए कौन से राज्य थे? बिल्कुल ठीक कहा, राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य। सातवां ये रहा, धर्म युद्धों के कारण पश्चिमी एशिया में प्रचलित शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई। वह यहाँ प्रचलित निरंकुश डैश से बहुत प्रभावित है। किस प्रकार का शासन जो उसमें पश्चिम एशिया में था जिससे वो प्रभावित होते? निरंकुश का क्या था? बिल्कुल लोकतंत्र? नहीं 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 नहीं, वो था राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र याद रखना। और उसी की स्थापना जो है फिर कहाँ की गई? यूरोप में भी की गई। तो आठवां ये रहा, यूरोप में अनेक शक्तिशाली शासकों का उत्थान हुआ, जिसमें फ्रांस का कौन सा शासक था? यस कीजिए, जिसने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करी थी, उसका नाम था, यस कर लीजिए फटाफट, लुई 11वां। बिल्कुल, उस यहाँ था हेनरी 7वां, और स्पेन के थे फर्डिनेंड। ये तीनों याद रखना जरूरी है आपके लिए। फ्रांस के लुई 11वां, इंग्लैंड के हेनरी 7वां और स्पेन के थे फर्डिनेंड। चलिए, तो ये रहा। अब चलते हैं, हमारा जो आज की अंतिम वीडियो है वो है 5th वीडियो, और इसमें विषय रहेंगे राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, कैसे पता लगता जानकारी राष्ट्रीय राज्य हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या थी, प्रमुख राष्ट्रीय राज्य कौन कौन से थे उस समय, पहला दूसरा तीसरा जो भी मेन आए, राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएं क्या थी, अचीवमेंट क्या हासिल करी राष्ट्रीय राज्य बनने के पश्चात, ये तीनों विषय जो है वो रहेंगे। तो राष्ट्रीय राज्य से ही संबंधित है। राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं देखिए, क्या क्या विषय राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं, कौन कौन से राष्ट्रीय राज्य जो स्थापित हुए, जैसे कि इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे राष्ट्रीय राज्य जो स्थापित हुए। तो इन्हीं की चर्चा हम जो है करने वाले हैं। मानचित्र भी साथ में देखते चलेंगे ताकि आपका ज्ञान और भी वृद्धि हो। चलिए बात कर लेते हैं। पहली जो विशेषता रही है राष्ट्रीय राज्यों की, कि राज्य जो है क्या थे? सर्वोच्च है। सर्वोच्च, सबसे बड़ा जो राज्य है। क्लियर हो गया। और इसलिए कोई भी राज्य, चाहे वो स्पेन से लगा पुर्तगाल है, पुर्तगाल से लगा स्पेन है, वो एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती नहीं देंगे, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। क्लियर है, ये क्लियर कर दिया गया। उसकी प्रभुसत्ता है, वो जो सर जैसे मर्जी शासन करे, जो भी करना है वो उसका अधिकार क्षेत्र है, आप उसमें कोई किसी प्रकार का जो है वो हेर फेर नहीं करेंगे, ना ही उसकी अखंडता को जो है वो चुनौती देंगे। ठीक है,
उसका अपना क्षेत्र है, उसमें वो अपने क्षेत्र में जो चाहे वो कर सकता है। तो इसे कहते हैं प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने का अधिकार नहीं रहा किसी के पास। क्लियर हो गया। दूसरा, सम्मान करेंगे एक दूसरे का। एक तरह से ये कहना था कि दोनों सभी लोग जो है सभी देशों का सम्मान करेंगे, उसकी जो है क्षेत्रीय प्रभुसत्ता को जो है वो बनाए रखेंगे। दूसरा है, ऐसे राज्य में राजा ही सर्वोच्च होता था। अब जो राज्य स्थापित हुए राष्ट्रीय राज्य, इसमें जो प्रमुख होता था कौन होता, हेड राजा होता था, वो सर्वोपरि होता था। उसका कहे गया एक एक शब्द जो क्या होता था वो अंतिम निर्णय माना जाता था या कानून माना जाता था। यही व्याख्या करता था, जो उसने कह दिया वही कानून है, तो सर्वोपरि क्या हो गया, राजा था। फिर तीसरा आता है, ऐसे राज्यों में राजा ही राज्य की सुरक्षा। अब उसका कार्य क्या होगा, राज्य की सुरक्षा करना, विस्तार करना, ये दोनों ही कार्य राजा के हाथ में थे। और इसलिए क्या रखता था वो, एक बड़ी सेना जो है उसने गठन किया, आधुनिक सेना का, आधुनिक शस्त्रों से उसे लैस किया। किसके लिए, क्योंकि राज्य की सुरक्षा का भार अब किसके ऊपर था, राजा के ऊपर था, ना कि सामंतों से हट गया था। अब राजा ही सुरक्षा का कार्य करेगा और उसका विस्तार भी करेगा अगर वो चाहे तो इसलिए उसने सेना का गठन किया और आधुनिक शस्त्र उसे दिए। क्लियर हो गया। चौथा गया, ऐसे राज्यों में व्यक्तियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित। याद रखना, लोगों की जो स्वतंत्रता है वो नहीं रहती है राजतंत्र में, क्योंकि राजा जो चाहता वही होता है। उसमें राजा प्रमुख होते हैं, प्रजा प्रमुख नहीं होती है। क्लियर हो गया। वो लोकतंत्र में प्रमुख होती है प्रजा, तो यहाँ उसके विपरीत होता है। तो राजतंत्र में जो लोगों के अधिकार थे उसे वंचित कर दिया गया। पांचवा आता है, ऐसे राज्य राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होते हैं और इसके अतिरिक्त वो आर्थिक तौर पर जो आत्मनिर्भर भी होते हैं। राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र, समझ आगे, जो किसी भी तरह की राजनीतिक तंत्र में वो हेर फेर करना चाहते हो आज़ादी से उसको करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर होते हैं। कहने का मतलब वो समय समय पर जो है टैक्स लगाते रहते हैं और अपनी आय जो है वो लेते रहते हैं, और इस प्रकार से राज्य जो है आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर जो है वो होता है। छठा होता है, ऐसे राज्यों में राजा को लोगों पर कर लगाने का अधिकार होता है, जिसकी चर्चा अभी करी मैंने। और लोगों का कर्तव्य होता है कि उन टैक्सों को वो समय पर अदायगी भी करे, क्योंकि इससे उस देश की जो है वो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। सातवां आता है, ऐसे राज्यों द्वारा सदैव विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास, याद रखना, सदैव किस विदेशों में अपने उपनिवेश, जैसे कि भारतवर्ष भी उपनिवेश रहा किसका, इंग्लैंड का। क्लियर है। तो ऐसे भी जो है राष्ट्रीय राज्यों की जो है विशेषताओं में से एक ये विशेषता भी थे कि वो कोशिश करेगा कि उपनिवेश अधिक से अधिक उपनिवेश जो है स्थापित करे। तो जितने भी राष्ट्रीय राज्य थे इन्होंने सचमुच जो है बहुत सारे उपनिवेश, जो इंग्लैंड नंबर 1 था जिसने भारत को भी जो है उपनिवेश बनाया 150-200 वर्षों तक। क्लियर हो गया। तो ये रहा राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं मुख्य राष्ट्रीय राज्य। मुख्य राष्ट्रीय राज्य, ये मुख्य राष्ट्रीय राज्य किसकी बात, जैसे कि अभी मैंने कहा था 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो है अनेक राष्ट्रीय राज्य जो है उत्थान में आए, जिसमें से पहला जो देश था जो राष्ट्रीय राज्य बना था वो था इंग्लैंड। क्लियर हो गया। इंग्लैंड, जिसे आजकल यूके कहते हैं, क्योंकि इसको स्कॉटलैंड, वेल्स आदि को मिलाकर जो है पूरा जो है यूके बनता है। इंग्लैंड केवल मात्र ये था। क्लियर हो गया। तो इसे ग्रेट ब्रिटेन आज की डेट में कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है, स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है और आपका इंग्लैंड भी आता है, और आयरलैंड का जो है जो ऊपर वाला उत्तरी आयरलैंड है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये ऐसा प्रथम देश था जो पहला राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की गई, किसके द्वारा, हेनरी सप्तम के द्वारा। हेनरी सप्तम कब, 1485। सामंतवाद का पतन किया उसने और वो खुद राजा जो है वो वहाँ का शासक बन गया एक तरह से, और राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई, जिसमें केवल जो सर्वोच्च था वो कौन था, राजा, इसलिए उसको राष्ट्रीय राज्य जो है कहा गया। क्लियर हो गया। कब से कब तक शासन किया, 1485 से लेकर 1509 ईस्वी तक उसने जो है वो शासन किया। ठीक है। अब इसने जब इस समय में शासन किया तो इसकी उपलब्धियां भी रही। क्या उपलब्धियां उसने करी, एक तो सबसे पहले उसने अराजकता को दूर किया, सामंतों की शक्तियों को कुचल दिया। इसके अलावा उसने नए कर लगाया ताकि जो है अपना जो राजस्व है उसमें वृद्धि करें, और बिना संसद से पूछे हुए, बिना संसद से पूछे। संसद का महत्व का इससे क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि संसद को ज़्यादा बोलते हैं ना लिखे ना लगाना, तो वही बात हुई कि उसको संसद को बिना पूछे ही कर लगाना शुरू किया और संसद का महत्व इससे कम हुआ। अभिजात वर्ग जो था, जो बड़े अमीर जो सामंतों के नज़दीक रहते थे, उन लोगों के ऊपर जो है कड़ा जो है नियंत्रण भी रखा गया, उनको नियंत्रण में लाया गया।
साथ ही जो है दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संधियां जो स्थापित की ताकि जो है व्यापार हो और इस प्रकार से जो है देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर चले। तो ये कार्य किसने किया गया? सप्तम हेनरी सप्तम के द्वारा जो है सप्तम के द्वारा किए गए। अब यहाँ चार्ल्स प्रथम की बात भी कर लेते हैं क्योंकि 1625 से लेकर 1649 तक तो इसने शासन किया और इसने भी कुछ प्रयास करे। इसमें सबसे बड़ा प्रयास क्या किया था कि संसद को पूरी तरह से नकार दिया था। 1629 से लेकर 1640 ईस्वी को उसने संसद का कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया था, जबकि कहा गया कि हर वर्ष जो अधिवेशन बुलाया जाएगा, लेकिन वो निरंकुशता की तरफ जो बढ़ गया। एक पूरी तरह से निरंकुश हो जाना। निरंकुश क्या होता है? वो ऐसा शासक जो किसी को पूछता ही नहीं, जो कह दिया जो कर दिया वो अपने आप ही किया। तो इस प्रकार से ये जो दौर था, ये इसका जो दौर था वो अत्याचारी तरीके से जो है शासन करने का एक तरीका था। तो इसका जो दौर था वो अत्याचारी शासन का रहा है। किसकी? चार्ल्स पंचिंग वाला। और इसलिए इसको क्या भुगतना पड़ा? 1642 से लेकर 1649 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या हुआ? गृह युद्ध हो गया। लोग जो है वो सड़कों पर उतर आया और इस प्रकार से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। और इससे क्या हुआ? अब चार्ल्स जो पंचम था उसके ऊपर जो है संसद में जो है वो क्या कर दिया? वहाँ की संसद ने मृत्यु दंड दे दिया 1649 ईस्वी में। और फिर इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना जो है कर दी गई। राजतंत्र से क्या बन गया? गणतंत्र। कब? 1649 ईस्वी में। लेकिन 1649 से लेकर 1660 ईस्वी में गणतंत्र रहने के पश्चात फिर से जो है राजतंत्र की स्थापना कब हुई? 1660 ईस्वी में। क्लियर हो गया? लेकिन अब ये मान लिया गया था कि राजतंत्र बेशक है, लेकिन जो संसद की हर वर्ष का 17 अधिवेशन है वो चलता रहेगा। तो आज इंग्लैंड में वही व्यवस्था स्थापित है। राजा सिर्फ नाम मात्र के राजा, लेकिन संसद वहाँ पर ज़्यादा जो है ताकतवर हो चुकी है। तो दूसरा ये है फ्रांस। फ्रांस में इंग्लैंड के मध्य जो 100 वर्षीय युद्ध चला था 1337 से लेकर 1453 ईस्वी तक, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस युद्धों में अब जो भूमिका थी, चाहे सामंतों की थी चाहे राजा की थी, वो निखर कर सामने आई थी। पता लगा था कि फ्रांस के जो सामंतों के अधीन अगर कहीं फ्रांस होता तो मारे जाते इन 100 वर्षों में, लेकिन फ्रांस की विजय हुई अंततः इन 100 वर्षों के दौरान। किससे? इंग्लैंड से। और किसके कारण? राजा के कारण। तो इसलिए लोगों को पता लग गया था कि सामंतवादी व्यवस्था बहुत खतरनाक है देश के लिए, अगर जितने लंबे समय तक हम सामंतों के पास रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया? राजतंत्र को जो है वो ज़्यादा मजबूत किया। तो जिसमें लुई 11वां जो आते हैं वो 1461 से लेकर 1483 ईस्वी में जो है ये सिंहासन पर बैठते हैं और राष्ट्र की जड़ों को बड़े मजबूत करते हैं। क्या क्या करते हैं ये? एक तो सामंतों की शक्ति को दमन कर देते हैं। राजकीय न्यायालय, इससे पहले न्यायालय कहाँ मिलता था? चर्चों में था। चर्चों के न्यायालय खत्म कर दिए गए, उनकी शक्तियाँ कम कर दी गई और राजकीय न्यायालय जो है स्थापित किए गए, मतलब राजाओं के अधीन जो न्यायालय स्थापित किए गए और चर्च पर अंकुश लगा दी, उसकी शक्तियाँ बहुत कम कर दी गई। सेना को शक्तिशाली बनाया गया, फ्रांस की सीमाओं में वृद्धि की गई। तो इस प्रकार से फ्रांस में लुई 11 के द्वारा ये कार्य किए गए। क्लियर हो गया? यह प्रमुख राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना किसके द्वारा हुई और कैसे हुई। फिर तीसरा आता है वो है स्पेन। स्पेन की बात करें तो आपका ये स्पेन रहा। क्लियर होगा? फ्रांस ये है, इंग्लैंड ये है, तो स्पेन की बात कर रहे हैं। स्पेन में भी 15वीं शताब्दी के मध्य तक जो है, सही अर्थों में अगर कहें तो उस समय जो है ये जो स्पेन था छोटे छोटे राज्यों में विभाजित, बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों। कोई स्पेन नाम का कोई राज्य यहाँ पर नहीं था। लेकिन क्या हुआ? 1469 ईस्वी में जो है अरागान के युवराज थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। याद रखना क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड। उनका विवाह होता है इस्तिल की राजकुमारी जिसका नाम था इसाबेला। तो फर्डिनेंड और इसाबेला के बीच में विवाह होता है। इस प्रकार से एकीकरण हो जाता है किसका? कस्तिल का और अरागान का, और एक बड़ा जो है एक बड़ा भूभाग जो है बन जाता है और उसे स्पेन का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब ये जो बड़ा भूभाग था ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है और जगह भी जो है या तो युद्धों के द्वारा किसी और तरीके से जो है स्पेन का एकीकरण जो आरंभ हुआ। इससे पहले क्या था? छोटे छोटे राज्यों में विभाजित, जैसे कि 1492 ईस्वी में जो ड्रेनाडा था उसको भी जीता जो है युवराज फर्डिनेंड के द्वारा। तो इस प्रकार जो स्पेन का एकीकरण का कार्य वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? इन दोनों के विवाह के कारण, फर्डिनेंड और इसाबेला के कारण। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो स्पेन था वो कंप्लीट हुआ, उसका एकीकरण हुआ और एक साम्राज्य के एक राष्ट्रीय राज्य के तौर पर जो उभर कर सामने आया। तो इसने भी क्या किया? यहाँ भी क्या किया? इस फर्डिनेंड में वही कार्य किया अपने देश के लिए कि इसकी शक्ति को बढ़ाया और सशक्त किया, सेना गठित करी और सामंतों की शक्तियों को कुचल दिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुआ स्पेन में। कब? 1469 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ था ये 15वीं शताब्दी में की बात। फिर आता है चौथा पुर्तगाल। इसका ही पड़ोसी देश आता है पुर्तगाल।
ये भी 15वीं शताब्दी से ही पुर्तगाल जो है यूरोपीय राजनीति में कोई अगर बात करें तो उस समय कोई ज़्यादा विशेष स्थान नहीं था, लेकिन उसकी शताब्दी से पश्चात पुर्तगाल का जो नाम था अचानक ही चमक उठा। क्यों? क्योंकि वहाँ का इसका जो श्रेय है वो पुर्तगाल के राजकुमार थे। याद रखना, पुर्तगाल के राजू जिनका नाम था हेनरी, और हेनरी का नाम जो है आगे भी आएगा आपका बहुत सारे, क्योंकि हेनरी योग्य बच्चा था अपने माता पिता का था, और उसने समुद्री खोज यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, याद रखना उसका नाम लिया जाता है कि उसने खोज यात्राओं के संबंधित एक स्कूल जो है खोला था, नाविक स्कूल जो है कहाँ, पुर्तगाल में सार्गिस में खोला था, और जिसके कारण जो है पश्चिमी देशों की खोज जो है उन लोगों के द्वारा करने में बहुत हेल्पफुल जो है वो हुआ था, क्योंकि इसमें केवल नाविक जो है, नाव कैसे बनेगी, कैसे जो है बाहर जाएगा, और बहुत सारे मानचित्र तैयार किए गए। तो भविष्य में जो है विभिन्न देशों की खोज करने के लिए ये स्कूल खोला गया था, और इस स्कूल ने बहुत जो है काम भी किया। क्लियर हो गया? एक और इसने काम किया था कि बोजाडोर में व्यापारिक जो केंद्र स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में नाविक पहुंचने लगे और क्या होने लगा, व्यापार होने लगा, और इस प्रकार से ये जो दो देश थे अपने समय में सबसे धनी जो है, फ्रांस से भी, इंग्लैंड से भी ज़्यादा धनी जो है एक समय ये हो गए थे। तो 1494 ईस्वी में पुर्तगाल की जो है एक और जो है संधि हुई थी स्पेन के साथ, अपने पड़ोसी देश के साथ, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे किसको लेकर, उपनिवेशों को लेकर, जहाँ पर ये गए हुए थे, तो जिनकी से इन्होंने खोजें करी थी। तो वहाँ पर उपनिवेशों को लेकर जब लड़ाई हुई तो दोनों के बीच में एक संधि हुई, और जिसके अनुसार क्या किया गया, स्पेन ने जो है पुर्तगाल का भी जो है पूर्वी राज्यों के ऊपर अधिकार मान लिया, और इस प्रकार से अब जो है पुर्तगाल का जो एक कहते हैं साहस था, वो जो है एक निखर कर सामने आया, या पुर्तगाल भी एक देश के तौर पर, राष्ट्रीय राज्य के तौर पर जो है निखर कर सामने आया कि वो भी एक शक्तिशाली जो राष्ट्र बना पुर्तगाल। क्लियर हो गया? तो इससे पुर्तगाल का सम्मान जो है वो बढ़ा, वृद्धि हुई, स्पेन ने जब इसकी बात को माना और बंटवारे उसका हिस्सा भी दिया तब। तो ये 4 हमने राष्ट्रीय राज्यों के बारे में जो है पढ़ा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएं। ये जो राष्ट्रीय राज्य थे इनकी सफलताएं क्या क्या थी, देखिए क्या क्यों नई चीज़ थी और क्या था इसमें सफल होने के लिए क्या चीज़ था। जैसे पहले सामंतों की शक्ति का जो दमन हो चुका था और लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्ति मिल गई थी, यह पहली जो है सफलता जो मिली राष्ट्रीय राज्यों को। क्लियर है? अत्याचारों से मुक्ति लोगों को मिली और सामंतवादों का जो शासन था वो खत्म हुआ। दूसरा है, उन्होंने जितनी भी राज्य में अराजकता फैल चुकी थी, अशांति थी, उसको जो फिर से शांति में परिवर्तित किया। क्लियर हो गया? ये दूसरी सफलता किसको हुई? राष्ट्रीय राज्यों को। फिर एक और था कि उन्होंने लोगों को जो अपने शासकों का सम्मान करने और उन्हें पूर्ण सहयोग देने का सबक जो है वो सिखाया। किसको? लोगों को अपने शासकों का सम्मान करने के लिए और उनका सहयोग देने का जो सबक भी सिखाया, क्योंकि ये वो व्यवस्था था, सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें डे बाय डे वो कमज़ोर होते जा रहे थे, लोगों का शोषण हो रहा था। अब उनको लगा कि हमें शासकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनको सहयोग करना, उनको सशक्त बनाना चाहिए। ये भी उनकी सफलता, इसमें सफल रहे और ऐसा ही हुआ, तो ये भी सफलता हुई, क्योंकि लोगों को वो बताने में सफल हुए शासक कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए। तो इसीलिए लोगों ने उनको जो है फिर से पुनः जो है वो जीवित किया एक तरह से। चौथा था, उन्होंने लोगों में एक नई राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। लोगों को कहा कि भाई राष्ट्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ तुम फंसे हो ना वो राष्ट्र नहीं है, वो तो केवल एक नगर है। तुम्हारा राष्ट्र का स्ट्रांग होना ज़्यादा जरूरी है। अगर वो होगा तो फिर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। राजा की जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें एक अच्छा शासन भी दे। इससे क्या हुआ कि एक राष्ट्र के अधीन सभी लोग जो है एक झंडे के तले रहने लगे और इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। नहीं तो पहले वो छोटे छोटे जहाँ जिन सामंतों के अधीन रहते उन्हीं को ही अपना राष्ट्र समझते और उनमें राष्ट्रीय चेतना का कहीं भी संचार नहीं था। पांचवा था, उन्होंने अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से क्या करे, बहुत सारे पग उठाए, जैसे कि कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। राष्ट्रीय राज्य में ये सारी चीज़ें हुई, कृषि को भी बढ़ावा दिया गया और उद्योगों को भी बढ़ावा जो है दिया गया। और छठा क्या किया उन्होंने कि राज्य की भाषा और साहित्य के विकास के लिए भी बहुमूल्य योगदान दिया। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त हुई राष्ट्रीय राज्यों को। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हुआ, फिर राष्ट्रीय राज्यों का भी पतन हुआ। तो मैं वही कहता हूं कि जो जन्मा है वो मरेगा भी, तो पतन होना भी स्वाभाविक था। होता कैसे है, फिर वही बात आ जाती कि जैसे प्रारंभ होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें संकीर्णता, गलत विचार पनपने लगते हैं, गलत विचारधाराएं आने लगती हैं, गलत तरीके अपनाए जाते हैं और वही फिर से वही बासी परंपरा बन जाती है। जो किसी एक परंपरा को हमने खत्म किया था, सामंतवादी व्यवस्था, वो किसके कारण? वो दुखी हो गए थे उस व्यवस्था तक, उसी कारण ये जो राष्ट्रीय राज्य थे यहाँ पर भी वही हुआ। अब देखते हैं कैसे क्या कारण थे। पहला
कि आरंभ में राष्ट्रीय राज्यों जो है वो सामंतों के दमन में आंतरिक शांति स्थापित उन्होंने कर ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, शासक अपने राज्यों के विस्तार के लिए लड़ने लग पड़े एक दूसरे के साथ ही। तो इससे क्या हुआ, लंबा युद्ध जो शुरू हो गया। जैसे जो है बात करें 100 साल का युद्ध किसने लड़ा था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो ये जो लंबे युद्ध जो आरंभ हो गए, इससे क्या हुआ, जनमाल की हानि होती है, लोग परेशान होते हैं। तो लोग तंग आ चुके थे अब किससे भी, इस व्यवस्था से भी, राष्ट्रीय राज्यों से भी वो तंग आ चुके थे, राजाओं के राज से भी वो तंग आ चुके। तो पुनः जो अराजकता उस समय फैली थी सामंतों के शासनकाल में, वो वैसे ही इस राष्ट्रीय राज्यों में भी फैल चुकी थी। क्लियर हो गया। तो एक तो इसलिए इसका जो है पतन होना जरूरी था। दूसरा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के समय वहां के शासकों ने अनेक लोकप्रिय कार्य किए। प्रारंभ की बात करें और लोग उससे प्रसन्न हुए कि कैसा बढ़िया हो गया, ये तो अच्छा हो गया राष्ट्रीय राज्य, लोगों ने उसको लेकर आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बड़ा होता जाता ना, तो क्या होता है, पैसा धन आने लगता है और उससे क्या होता है, जो शासक होते हैं वो अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि उन्हें किसने सशक्त किया था, उन लोगों ने ही किया था और उन लोगों के ऊपर ही फिर वो सवार हो जाते हैं और अनुचित कार्य करना शुरू कर देते हैं। और अनुचित भी कैसे, जो कार्य सामंत करते थे वही रंगरलियों में वो व्यस्त हो गए, वही अनुचित कानून जो है पास करने लगे अलग अलग तरह के, और इससे लोगों को तंग होने लगे। तो यही दूसरा कारण बना। तीसरा, राष्ट्रीय राज्यों के जो शासक थे वो सत्ता और धन दोनों में इतना उनके पास ये चीजें आ सकती थी, इसके कारण क्या हो गए, विलास प्रिय हो गए और सूरा और सुंदरी में विश्वास व्यतीत करने लगा। अधिकतर समय जनता क्या कर रही है, कोई शुद्ध नहीं, उसको क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, केवल शुद्ध बुद्ध अपनी सूरा और सुंदरी। क्लियर है। तो ये भी इसका कारण बना। और चौथा क्या है, अंतिम, कि 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति। अब लोगों ने क्रांतियां करी। जब लोगों को कोई व्यवस्था अच्छी नहीं लगती तो लोग खड़े हो जाते हैं और ग्रुप में, समूह में, और उसे कहते हैं क्रांति घटना। तो 1776 इसमें अमेरिका में क्रांति हुई और 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस राजतंत्र को जो है वो उखाड़ फेंका। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से पतन हो गया किसका, राष्ट्रीय राज्यों का। क्लियर हो गया सबको। ये था हमारा चैप्टर का अंतिम जो भाग था जिसे हम पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, मैं फिर से कहूँगा, कोशिश यही रहती कि बच्चों के लिए अच्छे से समझा पाऊँ। इस कोशिश में अगर मैं पास हूँ तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब क्यों करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अंतिम 2 लाइनें आपसे। आज का विचार कि शरीर सुंदर हो या ना हो, शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। तो इसलिए शब्द जब भी बोलो बड़े सोच समझ के बोलो, क्योंकि वो लंबे समय तक जो है वो याद रहते हैं। क्लियर है। या तो बोलो ऐसे कि वो लंबे समय तक आपको जो है क्या बना दे, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि आप जो है वो मरने के बाद भी आप याद रह जाएं, तो वो बड़ी बात है। तो वो कब होते हैं, आपको याद नहीं रखे, आपके शब्दों से वो आपको याद रखेंगे। जैसे कि ये 2 पिक्चर जो सामने आती है, ये पिक्चर शायद आपको ज़्यादा याद नहीं होगी। ये है रीटा फारिया की, जो है जो पहली भारतीय जो है वो विश्व सुंदरी बनी थी 1966 ईस्वी में। और एक और इनके बारे में देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने बजाय एक्ट्रेस बनने के ये डॉक्टर बनी थी। तो बड़ी बात काबिलियत थी इसी लड़की में। तो ये डॉक्टर पहली जो है वो विश्व सुंदरी, सॉरी विश्व मतलब वर्ल्ड, हाँ विश्व सुंदरी बनी है भारत की तरफ से, जो डॉक्टर पेशा उसने अपनाया था। लाइक थी लड़की। दूसरी अगर बात करें, लेकिन फिर भी देखिए चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको भूल दिया है। लेकिन चाणक्य जैसे लोग जो उन्होंने कहा वो आज भी विद्यमान है लोगों के बीच में। वो बात अहम है, जो उन्होंने शब्द कहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाणक्यों को आज भी याद किया जाता है। तो इसलिए शब्द जो है क्या होते हैं, जो शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द आपके बड़े सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।